नेक्स्ट 12 से 15 मिनट्स के अंदर हम इस पूरे महीने की इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट्स बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। हे एवरीबॉडी, मैं हूं प्रिया और इस वीडियो का फॉर्मेट बहुत क्लियर है। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट नेशनल न्यूज को कवर करेंगे, उसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटीज डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ ऐसी इंटरनेशनल न्यूज पर नजर डालेंगे जिसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। तो आज इस वीडियो में आप बहुत सारी नई चीजें सीखने वाले हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस महीने का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट केस है हरीश राणा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जो डील करता है पैसिव यूथनेशिया से। देखो, दो टाइप्स होते हैं, एक्टिव यूथनेशिया और पैसिव यूथनेशिया। डिफरेंस को अच्छे समझ लेते हैं। एक्टिव यूथनेशिया, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, इट इन्वॉल्व्स डूइंग ऑफ समथिंग। एक डायरेक्ट एक्ट परफॉर्म किया जाता है जिससे कि पेशेंट की डेथ हो जाती है, जैसे कि लीथल इंजेक्शन इंजेक्ट करना। एक्टिव यूथनेशिया बहुत सारी कंट्रीज में और इंडिया में इलीगल है। वहीं पैसिव यूथनेशिया में कोई एक्ट परफॉर्म नहीं किया जाता, बल्कि उसकी उल्टा लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट्स को विदहोल्ड कर लिया जाता है या फिर विदड्रॉ कर लिया जाता है, जैसे कि वेंटिलेटर सिस्टम कंटिन्यू ना करना या फिर स्टार्ट ना करना। पैसिव यूथनेशिया बहुत सारी कंट्रीज में इंक्लूडिंग इंडिया लीगल है, लेकिन पैसिव यूथनेशिया इंडिया में लीगल कैसे हुई, इसकी 3 केसेस की बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है। चलिए समझते हैं। देखो, आज की डेट में इंडिया में पैसिव यूथनेशिया का जो कंसेप्ट है वो इन 3 केसेस को जाने बिना डिस्कस नहीं किया जा सकता, विद दिस बीइंग द मोस्ट रीसेंट केस। अब इस केस ने हिस्ट्री कैसे क्रिएट की, उसके लिए हमें इन 2 केसेस की भी कंट्रीब्यूशन पता होनी चाहिए। चलिए सिंपली समझते हैं। तो सबसे पहला है हमारा 2011 का अरुणा शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। ये केस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके पहले इंडिया में एक्टिव और पैसिव यूथनेशिया दोनों ही इलीगल थे। अरुणा शानबाग वाज द फर्स्ट केस टू लीगलाइज पैसिव यूथनेशिया इन इंडिया। ये केस इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है। साथ ही इस केस में ना एक्सटेंसिव गाइडलाइंस बनाए गए कि हाई कोर्ट और मेडिकल बोर्ड के स्ट्रिक्ट सुपरविजन के अंदर पैसिव यूथनेशिया को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। इसके बाद आता है 2018 का कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, इस केस में पैसिव यूथनेशिया को लीगलाइज कर दिया गया, लेकिन इस केस में पैसिव यूथनेशिया को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ की बात करता है, उसी में राइट टू डाई विद डिग्निटी भी इंक्लूडेड है। मतलब पैसिव यूथनेशिया को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया और एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव मतलब लिविंग विल को भी लीगलाइज किया। साथ ही में इस केस में जो एक्सटेंसिव गाइडलाइंस थी उन्हें सिंप्लीफाई किया, एक सिंप्लीफाइड फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया, ये कहते हुए कि इमोशनल सिचुएशन में अगर किसी भी परिवार वालों को पैसिव यूथनेशिया का ऑप्शन को एक्सप्लोर करना है तो वो समझ में तो आना चाहिए। तो ये केस इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब आते सबसे रीसेंट हरीश राणा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। ये केस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कॉमन कॉज के केस में जो फ्रेमवर्क बनाए गए थे उस फ्रेमवर्क को अप्लाई करने वाला ये पहला केस बना है। तो हरीश राणा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया is the first applied case of passive euthanasia framework, जिसमें passive euthanasia के फ्रेमवर्क को एग्जीक्यूट किया गया है। साथ ही में इस केस में कोर्ट ने क्लैरिफाई किया, एक बहुत ही कंफ्यूजन था कि जो फीडिंग ट्यूब्स होती हैं वो क्या होती है। तो कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि फीडिंग ट्यूब जिससे हाइड्रेशन दिया जाता है, न्यूट्रिशन दिया जाता है, वो भी मेडिकल ट्रीटमेंट होगी। तो फीडिंग ट्यूब को अगर विदड्रॉ किया जा रहा है या विदहोल्ड किया जा रहा है तो वो स्टारवेशन नहीं होगा, वो पैसिव यूथनेशिया ही होगा। तो अरुणा शानबा के केस में पैसिव यूथनेशिया को लीगलाइज किया गया। कॉमन कॉज के केस में कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला, प्लस फ्रेमवर्क को सिंप्लीफाई किया गया। हरीश राणा केस इज द फर्स्ट केस जिसमें इस फ्रेमवर्क को एग्जीक्यूट किया गया। अब आप बस सोचिए कि अगर इसी तरीके से पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन किया जा सकता, एक एक करके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को इन डेप्थ तरीके से रेलेवेंट एग्जांपल और केस लॉज के थ्रू, पेशेंस और लॉजिक के थ्रू अगर एक्सप्लेन किया जा सकता। अब इसी फ्यूचर टेंस को ना मैं प्रेजेंट टेंस में बदलते हुए आपको बताना चाहूंगी कि मेरे फेवरेट सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन पर मेरा खुद का एक कोर्स है ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें मैंने और मेरी पूरी टीम ने बहुत मेहनत करके आपको कॉन्स्टिट्यूशन इंटरेस्टिंग और सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, इंटरैक्टिव वीडियोस के थ्रू, जिसमें आपको फुल फ्लेजेड एक्सप्लेनर वीडियोस भी मिल जाएंगे और शॉर्ट रिविजन वीडियोस भी मिल जाएंगे। आपको कॉन्स्टिट्यूशन के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को भी एक्सप्लेन किए, जैसे रिट्स कब और कैसे फाइल किए जा सकते हैं, आरटीआई कब फाइल की जा सकती है, एक प्रोटेस्ट कब इलीगल कहा जाएगा, उसके आगे आप क्या कर सकते हैं, और बियॉन्ड बुकिश नॉलेज कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे अप्रोच किया जा सकता है वो एक्सप्लेन किया इन्फोग्राफिक्स के थ्रू, माइंड मैप्स के थ्रू और इंटरेस्टिंग असेसमेंट के थ्रू। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन से ना डरने की या उसे रटने की जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ समझने की जरूरत है। सो डू चेक आउट आवर कोर्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसे बहुत ही मन से बनाया गया है, इसकी लिंक आपको यहाँ और नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। एंड डू समथिंग ग्रेट विद इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट केस है चिंताद आनंद वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का, जिसे शेड्यूल कास्ट कन्वर्जन केस भी कहा जा रहा है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के पास एक बहुत ही कॉमन पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था
कि अगर एक शेड्यूल कास्ट पर्सन अपना रिलीजन चेंज कर लेता है तो क्या फिर भी उसे रिजर्वेशन के बेनिफिट्स मिलते रहेंगे? इसी क्वेश्चन को क्लियरली आंसर करते हुए, सारा कंफ्यूजन क्लियर करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये कहा कि अगर एक शेड्यूल कास्ट पर्सन अपना रिलीजन चेंज कर लेता है, किसी दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हो जाता है, देन इट विल लीड टू इमीडिएट लॉस ऑफ एससी स्टेटस। उस इंसान का शेड्यूल कास्ट स्टेटस खत्म हो जाएगा और एक बार एससी स्टेटस एक्सटिंग्विश हो जाता है तो जो रिजर्वेशन के बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं, एससी एसटी एक्ट के अंदर जो प्रोटेक्शन मिल रही होती है, वो सारी चीजें भी खत्म हो जाती है। कोर्ट ने रीजन ये कहा कि जो शेड्यूल कास्ट स्टेटस है ना, ये मियरली ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ नहीं दिया जाता, इसके साथ साथ आप कौन सा रिलीजन प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रोफेस कर रहे हो, ये भी देखा जाता है। तो अगर कोई शेड्यूल कास्ट पर्सन किसी दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हो जाता है तो उसका जो सोशल स्टिग्मा है वो खत्म नहीं होता, लेकिन ये लीगल बेनिफिट्स लेने के जो क्राइटेरिया होते हैं वो रीसेट हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कोर्ट ने क्लियरली ये कहा कि आप एक हाथ में क्रिश्चियन बाय फेथ और दूसरे हाथ में एससी फॉर बेनिफिट्स नहीं हो सकते। तो ये केस क्यों इंपॉर्टेंट है? दो मेन रीजन। पहला, कोर्ट ने ये कहा कि अगर एक शेड्यूल कास्ट पर्सन हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट छोड़कर अगर क्रिश्चियनिटी या इस्लाम में कन्वर्ट हो जाता है तो उसका जो एससी स्टेटस है वो उसी दिन खत्म हो जाएगा। आप एक हाथ में क्रिश्चियन बाय फेथ और दूसरे में एससी फॉर बेनिफिट नहीं हो सकते। लेकिन अगर यही कन्वर्टेड इंसान फिर से अपने ओरिजिनल रिलीजन में वापस से कन्वर्ट हो जाता है और कम्युनिटी भी उसे एक्सेप्ट कर लेती है तो फिर उसका एससी स्टेटस रिस्टोर हो सकता है। तो इस केस में आपको ये दो चीजें ध्यान रखनी। अब थोड़ी सी कंसेप्चुअल क्लैरिटी ले लेते। मुझे ये बताना कि ये कैसे पता चलता है कि कौन शेड्यूल कास्ट होंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 341 है वो एक लिस्ट प्रिस्क्राइब करता है जो हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स को कवर करती है। पहले ये लिस्ट सिर्फ हिंदूज को इंक्लूड करती थी, लेकिन अब ये सिख और बुद्धिस्ट को भी इंक्लूड करती है। लेकिन इस लिस्ट में क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स को इंक्लूड नहीं किया गया। क्यों नहीं इंक्लूड किया गया? क्योंकि लॉजिक ये है कि अनटचेबिलिटी की जो इविल प्रैक्टिस थी वो इनमें ही प्रैक्टिस की जाती थी। तो जिनके साथ डिसएडवांटेज हुआ है उन्हें ही प्रोटेक्शन देने के लिए ही, उन्हें ही एडवांटेज देने के लिए सिर्फ इन ग्रुप्स को इंक्लूड किया गया है। इनमें ये प्रैक्टिस किया ही नहीं गया था तो इसलिए इन्हें इंक्लूड नहीं किया गया है। अब यहाँ पे आपको एक और चीज का ध्यान देना है कि ये जो रूल आया है ये शेड्यूल कास्ट के लिए आया है, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? क्योंकि शेड्यूल ट्राइब्स का जो कंसेप्ट है वो रिलीजन से लिंक नहीं है। तो अगर एक एसटी पर्सन कन्वर्ट होता दूसरे रिलीजन में उसका स्टेटस चेंज नहीं होगा, ये सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लिए। इसके बाद गुजरात ने हिस्ट्री क्रिएट की। तो इंडिया में उत्तराखंड के बाद गुजरात सेकेंड स्टेट बना है जो अपना खुद का यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आया। अब इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए आपको सिर्फ दो चीजें समझनी है। पहला, यूनिफॉर्म सिविल कोड का जनरल कंसेप्ट क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, और दूसरा, गुजरात जो लॉ लेकर आया उसकी क्या मेरिट्स है, क्या डीमेरिट्स है, इसे भी हम अच्छे समझिए। शुरुआत इससे करते हैं। तो इंडिया में दो अगर जनरल लॉज की बात करें तो एक हो गए क्रिमिनल लॉज और दूसरे हो गए सिविल लॉज। इंडिया में जो क्रिमिनल लॉज है वो यूनिफॉर्म है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ कि अगर दो रैंडम लोग सेम क्राइम सेम सर्कमस्टेंसेस में करते हैं तो उन्हें सेम पनिशमेंट मिलेगी, और इसलिए मैं कहा कि क्रिमिनल लॉज यूनिफॉर्म है। लेकिन हमारे जो सिविल लॉज है, जो पर्सनल लॉज जैसे मैरिज, अडॉप्शन, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, ये जो सारी चीजें हैं ये रिलीजन के हिसाब से गवर्न होती है। मतलब अलग अलग रिलीजन के लोगों पे अलग अलग लॉज अप्लाई होते हैं, और इसलिए जो पर्सनल लॉज है ये यूनिफॉर्म नहीं है, जिस कारण कई बार कॉम्प्लेक्सिटीज क्रिएट होती है। अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 44 है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब ये स्टेट्स के लिए डायरेक्शन है कि ऐसी चीजें आपको अचीव करनी है, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है जो कि वन नेशन वन लॉ के कंसेप्ट पे बेस्ड है। मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन हर इंसान पे सेम लॉ अप्लाई होगा, यूनिफॉर्मिटी की बात करता है। तो ये हो गया यूनिफॉर्म सिविल कोड का जनरल कंसेप्ट। अब आते हैं कि गुजरात ने जो लॉ पास किया उसकी की फीचर्स क्या है। तो देखो, सबसे पहले तो ये जो लॉ है ये पॉलीगैमी को, मतलब मल्टीपल शादियों को बैन करता है। ये कहता है कि रिलीजन इसका एक्सेप्शन नहीं हो सकता। दूसरा ये कहता है कि डाइवोर्स, मेंटेनेंस, एलिमनी में भी यूनिफॉर्म लॉज अप्लाई होंगे, अलग अलग रिलीजन के लॉज अप्लाई नहीं होंगे, सेम लॉ ही अप्लाई होगा। तीसरा, इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स की बात करता है। मतलब इनहेरिटेंस के केसेस में डॉटर्स और सन्स के इक्वल राइट्स होंगे, ये गारंटी करता है। नेक्स्ट, मैरिज रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं कि मैरिज होने के 60 डेज के अंदर आपको मैरिज को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, और उसी तरीके से लिव इन रिलेशनशिप को भी रेगुलेट करता है, और ये कहता है कि लिव इन रिलेशनशिप को भी आपको रजिस्टर कराना होगा, या फिर अगर ब्रेकअप हो रहा है तो वो भी नोटिफाई करना होगा, और अगर पार्टनर्स 21 साल से कम के हैं तो पेरेंट्स को नोटिफाई किया जाएगा। अब वो लोग जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को सपोर्ट करते हैं उनके मेन दो पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहला,
इक्वालिटी की बात करते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से इक्वालिटी बढ़ी, स्पेशली विमेन के लिए इक्वालिटी बढ़ती है। प्रॉपर्टी के केसेस में, डाइवोर्स के केसेस में, शादी के केसेस में, इन सारों में इक्वालिटी की बात होती है। और दूसरा सिंप्लीफिकेशन की बात होती है कि अगर अलग अलग रिलीजन में अलग अलग चीजों पे अलग अलग लॉज अप्लाई होंगे तो वो काफी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। अगर यूनिफॉर्मली लॉ अप्लाई होगा तो चीजें काफी सिंपल रहेगी। अब इसको जो अपोज करते हैं उनका मेन पॉइंट ये होता है कि अगर अलग अलग रिलीजन में अलग अलग चीजें डिफरेंट तरीके से गवर्न होनी है तो यूनिफॉर्मिटी आने से ये जो डाइवर्सिटी है ये इम्पैक्ट होती है, हमारी जो रिलीजियस फ्रीडम है ये इम्पैक्ट होती है। आपके हिसाब से क्या हर स्टेट का अपना खुद का यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए या नहीं, बताना जरा। अब ना कई बार ऐसा होता है कि महीनों महीनों चले जाते हैं और कोई भी इंपॉर्टेंट जजमेंट नहीं आता, लेकिन इस महीने इतने इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आए। जैसे हमारा जो नेक्स्ट केस है वो है हमसा नंदनी मेल्लोरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जो डील करता है मैटरनिटी बेनिफिट से। मेरे हिसाब से ये काफी अच्छा, काफी प्रोग्रेसिव जजमेंट है। अब इसमें जो हमारे 4 लेबर कोड्स है उसमें से सोशल सिक्योरिटी कोड का सेक्शन 60 क्लॉज 4 को चैलेंज किया गया। कोर्ट ने इस केस में क्या प्रॉब्लम सॉल्व की, इसे समझने के लिए क्या प्रॉब्लम थी उसे समझते हैं। तो देखो, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 3 टाइप की मदर्स को कवर करता है, बायोलॉजिकल मदर्स को, अडॉप्टिव मदर्स को और सरोगेट मदर्स को। मैटरनिटी बेनिफिट के लिए जो ओरिजिनल एक्ट था वो सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजिकल मदर्स को कवर करते हुए उन्हें 12 वीक्स की मैटरनिटी लीव प्रोवाइड करना था। अडॉप्टिव मदर्स और सरोगेट मदर्स को कवर नहीं करना था। मैटरनिटी बेनिफिट की जो सबसे रेवोल्यूशनरी, सबसे अच्छी चेंज है वो 2017 की अमेंडमेंट के थ्रू है। इन्होंने क्या चेंज किया? सबसे पहला, बायोलॉजिकल मदर्स को WHO के स्टैंडर्ड्स और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मीट करते हुए उन्हें 12 वीक्स की जगह 26 वीक्स की मैटरनिटी लीव दी गई। साथ ही साथ अडॉप्टिव मदर्स और सरोगेट मदर्स को भी इंक्लूड कर दिए, न्यू फॉर्म्स ऑफ मदरहुड को इंक्लूड कर दिए, उन्हें भी 12 वीक्स की मैटरनिटी लीव दी गई। लेकिन अडॉप्टिव मदर्स के केस में एक कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी कि उन्हें 12 वीक्स की लीव तभी मिलेगी अगर जो बच्चा है वो 3 महीने से छोटा हो। ओनली द चाइल्ड इज लेस देन 3 months ओल्ड, तभी 12 वीक्स की मैटरनिटी लीव मिलेगी। और एग्जैक्टली इसी कंडीशन को हमारे प्रेजेंट केस में चैलेंज किया गया। हमारे प्रेजेंट केस में जो पिटिशनर है वो खुद एक लॉयर है, खुद एक अडॉप्टिव मदर है, और उन्होंने चाइल्ड लेस देन 3 months होने की कंडीशन को इस केस में चैलेंज किया है। कोर्ट ने भी इस कंडीशन को आर्बिट्ररी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहते हुए स्ट्रक डाउन कर दिया। क्या रीजन? ये सिंपली समझते। कोर्ट ने ये कहा कि मैटरनिटी लीव तो जो दी जाती वो इन 3 रीजन से दी जाती। पहला, फिजिकल रिकवरी के लिए, दूसरा इमोशनल बॉन्डिंग के लिए, और तीसरा चाइल्ड केयर एंड इंटीग्रेशन के लिए। अब अडॉप्टिव मदर्स के केस में भले ही उन्हें फिजिकल रिकवरी की जरूरत नहीं हो, लेकिन बाकी 2 चीजों की तो जरूरत होती है, क्योंकि जो मदरहुड का प्रोसेस होता है वो पूरा का पूरा एक बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं होता है, वो केयर गिविंग का, इमोशनल बॉन्डिंग का प्रोसेस होता है। और ये सारी चीजों को करते हो हमें सबसे इंपॉर्टेंट चाइल्ड बेस्ट इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखना ही होगा, क्योंकि बच्चा चाहे 3 महीने का हो या 6 साल का हो, अगर वो किसी भी नई फैमिली को ज्वाइन कर रहा है तो सेटल होने के लिए, इमोशनल कनेक्ट बनाने के लिए उसे टाइम लगेगा ही लगेगा। और ये सारी चीजें कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया कि अब से अडॉप्टिव मदर्स को 12 वीक्स की मैटरनिटी लीव मिलेगी कि मिलेगी, इररिस्पेक्टिव की बच्चे की एज क्या है। तो अगर आपको सम अप करना हो कि इस केस में आपको क्या इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखनी है, तो पहला, चाइल्ड बेस्ट इंटरेस्ट की बात की गई, दूसरा, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ अडॉप्टिव मदर्स की बात की गई, इस कंडीशन को हटा दिया गया आर्बिट्ररी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोलते हुए। साथ ही में एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दिया गया ऑन पैटर्निटी बेनिफिट कि बच्चे की देखभाल करना सिर्फ मदर्स रोल नहीं है, फादर का भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमें आगे के लिए पैटर्निटी बेनिफिट के लिए भी लेजिस्लेशन बनाना चाहिए। ओके, इंटरनेशनल सेगमेंट पे तो पहला न्यूज़, तो क्या आपको ये मैप दिख रहा है? सो यहाँ पे ये जो बॉर्डर है हम इसे डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें एक पॉइंट आता है लिपुलेख पास कहते हैं इसे। तो इससे रिलेटेड एक डिस्प्यूट है जिसे इस सेगमेंट में हम कवर करेंगे। तो बात कुछ ऐसी है कि ये जो रूट था ये 6 साल से बंद था। अब जाके इंडिया और चाइना ने इस रूट को, इस पैसेज को ओपन करने की बात की है, लेकिन सिचुएशन इतनी सिंपल नहीं, क्योंकि जैसे ही इस रूट को ओपन करने की बात हुई नेपाल ने तुरंत ऑब्जेक्शन उठा लिया। ये जो बेसिकली रूट है ये जून से सितंबर मंथ के बीच में खुलता है, क्योंकि ये वेदर डिपेंडेंट है। तो इस रूट को खोलने के लोकल प्रिपरेशंस भी शुरू किए जा चुके हैं। इसका जो ये लोकेशन है इस लिपुलेख पास का, ये बहुत ही सेंसिटिव एरिया में सिचुएटेड है, जो कि है उत्तराखंड का कुमाऊं रीजन, जहां इंडिया, नेपाल और चाइना का ट्राई जंक्शन सिचुएटेड है। और ये जो है ये रूट कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए बहुत जरूरी है। तो जान लेते हैं कि आखिर ये जो रूट है वो 6 साल से बंद क्यों था।
तो बैक स्टोरी कुछ ऐसी है कि 2019 में कोविड का आउटब्रेक हुआ, जिसकी वजह से क्रॉस बॉर्डर ट्रेड्स भी काफी ज्यादा इम्पैक्ट हुए। देन 2020 में गालवान वैली क्लैश हुआ। गालवान वैली क्लैश इंडिया और चाइना के बीच में हुआ, जिसकी वजह से ये जो रूट था क्रॉस बॉर्डर ट्रेड का, इसे कंप्लीटली शट डाउन कर दिया गया। देन इसकी वजह से इंडिया और चाइना के बीच में टेंशन्स काफी बढ़ गए। ये जो रूट है, जो लिपुलेख पास है, ये पैसेज, इसे पहले भी बंद किया जा चुका है। दैट इज जब सीनो इंडियन वॉर, दैट इज इंडिया चाइना वॉर हुआ था 1962 में, उसके बाद भी इस रूट को बंद कर दिया गया था, जिसे रीओपन किया गया था 1992 में। तो नेपाल जो है वो इसलिए ऑब्जेक्शन उठा रहा है क्योंकि उसका मानना है कि लिपुलेख पास जो है वो नेपाल की टेरिटरी में लाई करता है, इंडिया की टेरिटरी में नहीं। तो वापस से देख लेते हैं हम हमारे मैप को कि नेपाल के ऑफिशियल मैप के हिसाब से ये जो पूरा बॉर्डर है ये इनका है। दैट इज यहाँ से लिम्पियाधुरा पास से शुरू होकर यहाँ लिपुलेख पास तक का पूरा एरिया नेपाल का है। तो ये वाला जो एरिया है, जो शेडेड पोर्शन आप देख रहे हैं, इसे नेपाल क्लेम कर रहा है। तो वही इंडिया कहता है कि नहीं, ये हमारा रीजन है। बॉर्डर डिफाइंड अलोंग द काली रिवर, तो वही नेपाल इसे कॉन्ट्रडिक्ट करता है। एंड डिसएग्रीमेंट है रिवर के सोर्स को लेकर। नेपाल का कहना है कि लिम्पियाधुरा पास जो हमने देखा वहां से पूरा टेरिटरी उनका है। वही इंडिया कहता है कि नहीं, ये जो सोर्स है रिवर का, ये काला पानी के पास है, तो इसलिए टेरिटरी हमारी है। अब ये जो ट्रीटी ऑफ सुगावली है 1816 का, यही है जो इंडिया और नेपाल के बॉर्डर के बारे में बात करता है। सो नेपाल ने क्या किया, जैसे ही ये लिपुलेख पास को ओपन किया गया बिटवीन इंडिया एंड चाइना, तो नेपाल ने तुरंत ऑब्जेक्शंस उठा लिए। सो बेसिकली नेपाल ने इस पूरे मूव को रिटेलिएट करते हुए अपना एक 100 रुपए का करेंसी नोट निकाला है, जिसमें उसने अपने सारे डिस्प्यूटेड रीजन्स डाल दिए हैं, ये दिखाते हुए कि ये टेरिटरी हमारी है, जिसमें उसने लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा, ये सारी चीजें उसने अपने इस करेंसी नोट में डाल दी है। और इस मूव को इंडिया क्रिटिसाइज और रिटेलिएट करते हुए क्लियरली बोल रहा है कि हम इसे जेन्युइन नहीं मानेंगे। इस नोट में ये सारे टेरिटरीज डाल देने से कोई भी एरिया आपका नहीं हो जाता। जहां दुनिया एआई और डिजिटल प्लेटफॉर्म के फ्यूचर की बात कर रही है, वहीं एक कंट्री ने सोशल मीडिया पे बैन लगा दिया है। तो इंडोनेशिया ने हाल ही में अनाउंस किया है कि वहां 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया यूजेज पे रिस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा। यानी अब स्क्रॉल करने के लिए आपको आपकी एज डिक्लेयर करनी पड़ेगी, स्पेशली हाई रिस्क प्लेटफॉर्म जैसे टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एक्सेट्रा। तो आखिर ये डिसीजन लिया क्यों गया? तो गवर्नमेंट का कहना है कि बच्चों को ऑनलाइन बुलिंग, साइबर फ्रॉड और मेंटल हेल्थ इशू से बचाने के लिए, यानी ये एक चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी है। अब ऐसा ही कुछ कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट भी करने जा रहा है, जिसके बाद वो पहला ऐसा स्टेट बन जाएगा जिसने ऐसी पॉलिसी लाई है। पर एक क्वेश्चन है, क्या ये प्रोटेक्शन है या रिस्ट्रिक्शन? और क्या इंटरनेट एक्सेस एक बेसिक राइट होना चाहिए? तो हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने अनुराधा भाषण के केस में कहा था इंटरनेट एक्सेस इज पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी ये भी एक तरीके का फंडामेंटल राइट है। पर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का कहना है कि ये अभी भी रूट प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते। रूट प्रॉब्लम जैसे एडिक्शन क्रिएट करने वाले वेबसाइट के डिजाइन्स, पुअर डिजिटल लिटरेसी, वीक डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसी एक्सेट्रा। और उनका ये भी कहना है कि इस पे कंप्लीट रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जाएगा तो बच्चों का राइट टू इन्फॉर्मेशन और एक्सप्रेशन भी इम्पैक्ट होगा। तो आप मुझे बताना कि ज्यादा जरूरी क्या है, बच्चों का इंटरनेट एक्सेस या सोशल मीडिया पे रेस्ट्रिक्शन? पिछले 2 महीने से एक न्यूज़ हर जगह चल रही है, दैट इज ईरान इजराइल यूएस कॉन्फ्लिक्ट, जो एक रीजनल वॉर की तरह शुरू हुआ था, अब एक ग्लोबल क्राइसिस बन चुका है। इन सभी रिसेंट न्यूज़ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? ईरान ने जो 5 क्लियर डिमांड्स रखी हैं, जिस पर इस कॉन्फ्लिक्ट का फ्यूचर बहुत तरीके से डिपेंड करता है। सो ईरान ने कहा है कि अगर आपको वॉर ख़त्म करना है तो ये 5 शर्तों को मानना पड़ेगा। सबसे पहला, ईरान और यूएस के बीच जो वॉर है उसे ख़त्म करना होगा। दूसरा, यूएस ये गारंटी दे कि आगे वो ईरान पर अटैक और नहीं करेगा। तीसरा, ईरान में जो भी डिस्ट्रक्शन हुआ है उसका उसको फुल कंपनसेशन मिले। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे पूरा कंट्रोल, जहां से दुनिया भर में ऑयल ट्रांसपोर्ट किया जाता है। एंड पांचवा, ईरान में जो भी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम्स चल रही हैं उस पर कोई रेस्ट्रिक्शंस या सैंक्शंस नहीं लगाई जाएंगी। अब ये थोड़ा सा काइंड ऑफ डेडलॉक सिचुएशन है, जहां से पीस टॉक्स होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अब इसी बीच आपको एक रीसेंट डेवलपमेंट देता हूँ। सो पाकिस्तान ने ऑफर किया है दैट इट इज गोइंग टू होस्ट द टॉक्स बिटवीन यूएस एंड ईरान। अब आपको क्या लगता है कि यहाँ से क्या सिर्फ नेगोशिएशन से कॉन्फ्लिक्ट
सॉल्व हो जाएगा या फिर ये और एस्केलेट हो सकता है? कमेंट में ज़रूर बताएं। तो अब न्यूज़ से शिफ्ट होकर बात करते हैं नौकरी पाने की। और ये कुछ लीगल इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ है जो आपको पता होनी ही चाहिए, स्पेशली बिकॉज ये रोलिंग बेसिस पे है। मतलब आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो और सीवी में जिसके ब्राउनी पॉइंट्स ऐड होते हैं वो तो है ही। तो पहली अपॉर्चुनिटी उनके लिए है जिन्हें लिटिगेशन या लीगल एड में इंटरेस्ट है और जो एक्चुअल में देखना चाहते हैं कि लीगल एड में ग्राउंड वर्क कैसे होता है। So the key details are here and the internship is under National Legal Services Authority जो Legal Service Authority Act 1987 के अंदर एस्टैब्लिश हुआ था और इसके प्राइमरी फंक्शंस में आता है लीगल एड प्रोवाइड करना और लोक अदालत ऑर्गेनाइज करना। If you want the details of this internship, you can find it in the description box below with the link. ऑल्सो अगर आपको इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है तो आपको इंटर्नशिप के प्रेफर्ड टाइम के 2 महीने पहले अप्लाई करना चाहिए। मतलब अगर आपको इंटर्नशिप जून में चाहिए तो आपको अभी अप्रैल में इसके लिए अप्लाई करना होगा। गो चेक दैट आउट। अभी जो नेक्स्ट इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी है उनके लिए तो परफेक्ट है जिन्हें रिसर्च, पॉलिसी और गवर्नेंस में इंटरेस्ट है, क्योंकि ये है विद नीति आयोग। एंड नीति आयोग, एज यू मस्ट नो, इज द टॉप पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ इंडिया जो गवर्नमेंट के मेजर डिसीजंस में रिसर्च, स्ट्रैटेजी और पॉलिसी फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। ये प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था 2015 में। और अगर आपको इस इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी की डिटेल्स चाहिए तो अगेन यू कैन फाइंड इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और हाँ, इस अपॉर्चुनिटी के लिए आप हर महीने 1 से 10 तारीख के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। नाउ यू डोंट हैव टू जस्ट चेक दीज इंटर्नशिप्स आउट, यू हैव टू अप्लाई फॉर द सेम। जाइए और अप्लाई कीजिए। तो दोस्तों ये थे इस पूरे महीने के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट्स। मेरे दोनों कोर्सेज के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। डू चेक देम आउट, आपको बहुत पसंद आएंगे। अगर इसी तरीके से किसी भी टॉपिक को समझने में आपको हेल्प चाहिए, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल मेक अ वीडियो ऑन इट। हमारा यही काम है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला हो, आपको बहुत मजा आया हो। दैट्स इट फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।